नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा अतीक के बेटे असद के आईएसआई कनेक्शन से जुड़े बड़े खुलासे के बारे में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा शाइस्ता और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बारे में, कैसे लोग पुलिस से बचते फिर रहे हैं। वहीं हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, वो भी अपडेट देंगे। माफिया के मर्डर से कैसे बिलबिला उठा आतंकी संगठन अलकायदा, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही साथ कई और बड़े खुलासे आज इस 3 PM के बुलेटिन में करने वाले हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था अतीक का बेटा असद। ट्विटर अकाउंट से मैसेज कर संपर्क बनाया करता था असद। साल 2017 में असद ने ट्विटर अकाउंट बनाया था। अकाउंट के जरिए वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। ट्विटर पर मैसेज के जरिए आईएसआई के संपर्क में था असद, और उमेश हत्याकांड के बाद उसने इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था। हत्याकांड के समय गैंग को लीड कर रहा था असद। झांसी एनकाउंटर में असद को ढेर कर दिया गया था, और अब खुफिया एजेंसियों की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि असद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। इसके लिए उसने ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया था। उस अकाउंट के जरिए उसने आईएसआई से मैसेज के माध्यम से संपर्क साधा था। साल 2017 में असद ने अकाउंट बनाया था, और उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसने इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था। साथ ही अपने फोन के डेटा को भी उसने डिलीट कर दिया था, जिसे अब रिट्राइव करने की और रिकवरी की कोशिश एसटीएफ की तरफ से और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। और सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ शिवम भी जुड़ गए हैं। शिवम, सबसे बड़ी बात यह कि ये तमाम जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, ये बता रही है कि असद के इरादे किस तरीके से थे और किस तरीके से उसने अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश की थी। देखिए, बिल्कुल अनुपम, इस तरीके की जानकारियां पहले भी आई थी। जिस तरीके से वेपन की डीलिंग की जा रही थी, न सिर्फ आईएसआई से भारी मात्रा में भारत में वेपन ये लोग इंपोर्ट कर रहे थे, बल्कि धीरे धीरे जैसे जैसे एसआईटी और एसटीएफ जांच बढ़ा रही है, नए नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। नेटवर्क 18 इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है कि आखिर कैसे आईएसआई के संपर्क में अतीक का बेटा असद था, और उसने ट्विटर को इसका माध्यम बनाया था। ट्विटर पर एक उसने आईडी बनाई थी, जिसके जरिए डीएम का जो ऑप्शन होता है उसका इस्तेमाल कर आईएसआई से तमाम मैसेजिंग की जो बात होती थी वो वहां से डायरेक्ट मैसेज जो डीएम होता है उससे करता था। 2017 में ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया गया असद का, और असद उससे 2023 तक लगातार उसी के जरिए कोऑर्डिनेट करता रहा। ये बात पहले भी जांच में शामिल आई थी कि जो हथियारों की लगातार डीलिंग हो रही थी, ये लोग पाकिस्तान से हथियार ड्रोन्स के जरिए पंजाब में गिराते थे, और पंजाब से फिर वो पूर्वांचल में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अब ये नई जानकारी निकल कर आई है कि इस पूरे मामले को हैंडल असद कर रहा था। असद का जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद उसके मोबाइल की जांच की गई, लगातार जो डेटा है उसको रिकवर किया जा रहा है, और जैसे ही डेटा रिकवर होता जा रहा है तमाम अहम जानकारियां खुलकर आ रही हैं। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा माध्यम ट्विटर था, और ट्विटर के डीएम के जरिए असद लगातार पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था, और उसी के जरिए डीलिंग कर रहा था। ये जानकारी इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी तक लोगों को लग रहा था कि असद ने अतीक और अशरफ के काम को पूरी तरीके से नहीं संभाला था। असद उमेश पाल हत्याकांड के बाद, उमेश पाल हत्याकांड के नाम आने के बाद ही फेमस हुआ है, लेकिन किस तरीके से असद लगातार अपने चाचा और पिता के तरीके से जो जराइम की दुनिया है उसमें आगे बढ़ गया था, और पाकिस्तान की एजेंसी जिसको लेकर किस तरीके की हमने खबरें सुनी है उनसे डायरेक्ट संपर्क में था। ये एक बड़ा खुलासा है जो इस बात को प्रूव करता है कि ये गैंग बड़े लेवल पर काम कर रहा था, न सिर्फ हथियारों की डीलिंग बल्कि अपने तरीके से वेपन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, और एक बड़ी साजिश का हिस्सा अतीक और शिवम, इन बातों को इस बात से भी बल मिलता है, दम मिलता है कि इससे पहले अतीक का भी पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन सामने आ चुका है। साथ ही साथ असद को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई कि उसने शेर अतीक के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें भी उसने 200 मेंबर्स जोड़ रखे थे, और उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसने इस ग्रुप को भी डिलीट किया था, और ये तमाम जानकारियां भी उसके फोन के जरिए ही मिल पाई हैं।
देखिए, बिल्कुल असद की तमाम जानकारियां निकल कर आई हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि वो 3000 नंबर जिनको एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के दौरान रडार पर लगाया था, सर्विलांस पर लगाया था, वो अचानक से बंद हो जाते हैं। फिर ये शेर अतीक नाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उसकी जो जानकारी निकलकर लोगों के सामने आती है। जब सर्विलांस पर ये जो नंबर्स हैं इस ग्रुप में शामिल थे, लगभग 200 लोग थे जो प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के थे। ये शेर अतीक ग्रुप में शामिल थे जिसका एडमिन था असद। और असद उस ग्रुप में न सिर्फ अपने पिता के, अपने चाचा के वीडियोस डालता था, बल्कि उन मेंबर्स को एक तरीके से एग्रेसिव वीडियोस के जरिए, एग्रेसिव कंटेंट के जरिए आगे बढ़ाता था। और ये 200 लोग वो लोग थे जिनमें असद के कई करीबी शूटर्स, साथी अपराधी थे। यही एक वजह है कि जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड होता है उसके बाद ये पूरा शेर अतीक नाम का जो ग्रुप है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और ये 200 लोग जो इस समय एसटीएफ की रडार पर हैं ये गायब हो जाते हैं। अब एसटीएफ जब डेटा रिट्रीव हो रहा है धीरे धीरे, तो इन लोगों को अपने रडार पर ले रही है और कोशिश ये कि 200 लोगों से पूछताछ की जाए ताकि अहम जानकारियां इस पूरे मामले में निकल कर आए। बिल्कुल शिवम, आप बने रहिए, तमाम अपडेट्स जाहिर तौर पर ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं। और आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर अतीक और अशरफ की हत्या के बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने इसका बदला लेने की धमकी दे दी। अलकायदा ने अपने 7 पन्नों की मैगजीन में अतीक और अशरफ को शहीद बताया और दोनों की हत्या का बदला लेने की धमकी दी। अतीक के लिए बौखलाया अल-कायदा। अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी। हिंदुस्तान के खिलाफ अल-कायदा का घिनौना प्लान। उसे तब निशाना बनाया गया जब पुलिस की टीम उसे प्रयागराज में मेडिकल जांच कराने के लिए पहुंची थी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गैंगस्टर अतीक और अशरफ की हत्या के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा ने इसका बदला लेने की धमकी दे दी। अल-कायदा ने अपने 7 पन्नों की मैगजीन में अतीक और अशरफ को शहीद बताया, दोनों की हत्या का बदला लेने की धमकी दी, पूरे देश में बम धमाकों की चेतावनी दी, मुस्लिम कैदियों को जेल से रिहा करने की बात कही। पूरे दुनिया में कुख्यात आतंकी संगठन अल-कायदा की इस धमकी के बाद भारत की खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। भर में आतंकियों के खिलाफ सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही थी, लेकिन अब देश की तमाम सशस्त्र बल और खुफिया एजेंसियां मिलकर इन आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाएंगे। उधर अतीक अहमद की हत्या के बाद माहौल बिगाड़ने और भड़काऊ वायरल वीडियो पर भी बड़े एक्शन की तैयारी की गई है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने इसे लेकर पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है। पुलिस के पास अपना अपना सोशल मीडिया हैंडलिंग टीम रहती है और बहुत सारे टूल्स उसमें यूज किए जाते हैं। खास करके जो सोशल मीडिया में जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है या चैट्स है और बहुत सारे न्यूज प्रोफाइल भी रहते हैं, कोई व्हाट्सएप के ग्रुप भी रहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस पॉपअप हो जाते हैं कि जिसका मतलब इतना ही रहता है कि ये पोलराइजेशन के लिए किए जाते हैं। क्योंकि अतीक अहमद की हत्या के बाद कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जो लोगों की भावनाएं भड़का सकते हैं। साइबर सेल का मानना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और तस्वीरें कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल इन पर कड़ी नजर रख रही है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द भड़काऊ वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। महाराष्ट्र पुलिस ने लोगों से ऐसी तस्वीरें फॉरवर्ड ना करने की अपील की और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि अतीक की हत्या के बाद से ही कई लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में जुटे हैं। जबकि पुलिस ने अतीक की हत्या करने वाले 3 आरोपी सनी, अरुण और लवलेश को गिरफ्तार कर लिया था। अतीक मर्डर केस में यूपी एसटीएफ और पुलिस की जांच का दायरा अब तिहाड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो अतीक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए यूपी एसटीएफ की टीम की नजर अब गोगी गैंग के हथियार सप्लाई करने वाले गुर्गों पर है। इस गैंग का सरगना रोहित मोई है, जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही बंद है।
अतीक अशरफ की हत्या के पीछे गोगी गैंग। एसटीएफ की रेडार पर जेगाना का सप्लायर। अतीक मर्डर का तिहाड़ कनेक्शन। अतीक और अशरफ के मर्डर का मोटिव पुलिस के लिए अभी भी पहेली बना हुआ है। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने सरेंडर किया था और पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की, यहां तक कि घटना का रिक्रिएशन भी कराया। पुलिस घंटों उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोपियों की लगातार बदल रही बयानबाजी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पुलिस अभी तक ना तो ये पता कर पाई है कि हत्या के पीछे किसकी साजिश है, और ना ही अभी तक पुलिस के हाथ आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाला ही लगा है। ऐसे में पुलिस प्रयागराज से कानपुर, कानपुर से लखनऊ और अब दिल्ली एनसीआर में सबूत खंगाल रही है। यूपी एसटीएफ और पुलिस की जांच का दायरा अब तिहाड़ तक पहुंचता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो अतीक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए यूपी एसटीएफ टीम की नजर अब गोगी गैंग के हथियार सप्लाई करने वाले गुर्गों पर है। इस गैंग का सरगना रोहित मोई है, जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि भारत में केवल रोहित के इशारे पर ही जिगाना पिस्टल को सप्लाई किया जाता है। 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और अशरफ की 3 शूटर सनी, लवलेश और अरुण मौर्य ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने उन दोनों पर एक के बाद एक करीब 20 गोलियां दागी थी। जिगाना से पता चलेगी हत्या की वजह। अतीक अहमद के मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगी जिगाना। जिगाना बताएगी शूटरों के सरगना का पता। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों ने तुर्की के जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल किया था, और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोगी गैंग के सरगना रोहित मोई के इशारे पर ही तीनों शूटरों को जिगाना पिस्तौल की सप्लाई की गई थी। और इसी वजह से यूपी एसटीएफ की टीम गोगी गैंग से जुड़े उन गुर्गों की तलाश में जुटी है, जो जिगाना पिस्तौल को लेकर तीनों हमलावरों तक पहुंचे थे। साथ ही यूपी पुलिस जेल में बंद गैंगस्टर रोहित मोई से भी पूछताछ की तैयारी में है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि तुर्की के इस हथियार को अतीक अहमद और अशरफ के हथियारों तक कैसे पहुंचाया गया। जिगाना पिस्तौल भारत में पूरी तरह बैन है, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर रोहित मोई के इशारे पर तुर्की से इसे तस्करी करके लेकर आया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि किसने गोगी गैंग से जिगाना पिस्तौल खरीदी थी, क्योंकि एक जिगाना पिस्तौल की कीमत करीब 12 लाख से ज्यादा है। सूत्रों का कहना है कि अतीक को मारने के लिए 3 जिगाना पिस्तौल की डील हुई थी। मतलब हत्याकांड को अंजाम देने के लिए करीब 36 से 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि जिन 3 शूटरों ने अतीक को मारा था, उनके लिए 40 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। मतलब तीनों शूटरों के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना नामुमकिन है, और इसी वजह से यूपी एसटीएफ की टीम हथियार सप्लाई करने वाले गुर्गों तक पहुंचने की कोशिश में है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जिगाना पिस्तौल दिल्ली से मेरठ, लखनऊ और कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंची होगी। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि हथियार सप्लाई का रूट दिल्ली से सीधे प्रयागराज का भी हो सकता है। इसीलिए यूपी एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा है, ताकि पिछले कुछ दिनों में जितने भी हथियार तस्कर दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए हैं, उनकी जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि उनमें कितने गोगी गैंग से जुड़े थे। मतलब यूपी एसटीएफ ये पता लगाने में जुटी है कि तुर्की की जिगाना पिस्तौल किसके इशारे पर ऑर्डर हुई थी और कैसे उन्हें हथियारों तक पहुंचाया गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम इस वक्त पश्चिम बंगाल में पनाह लेने की कोशिश में है। वो वहां पर एक मुकदमा, झूठा मुकदमा अपने नाम पर दर्ज कराना चाहता है, इसलिए वो चोरी और ऐसे कई मामलों में इन्वॉल्व होकर अपने आप को पश्चिम बंगाल में शरण देने की कोशिश में लगा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट की माने तो इस वक्त गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में है और वहां पर वो किसी भी थाने में अपनी जो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराकर खुद जेल जाना चाहता है, ताकि उसे उत्तर प्रदेश से छुटकारा मिल सके। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर एक टीम उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई है, जो वहां पर गुड्डू मुस्लिम की तस्दीक करेगी। इस पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम सबसे शातिर अपराधी बताया जा रहा है, जो अभी तक एसटीएफ, एसआईटी और यूपी पुलिस की पहुंच से दूर है।
गुड्डो मुस्लिम की मिली लास्ट लोकेशन। शूटर गुड्डू ने बनाया पश्चिम बंगाल में बसने का प्लान। कौन बेच रहा है गुड्डू मुस्लिम का नाम? उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड गुड्डू मुस्लिम बहुत डरा हुआ है। उसे डर है कि यूपी एसटीएफ कहीं उसका एनकाउंटर न कर दे, और यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर से बचने के लिए वो पश्चिम बंगाल को सबसे सुरक्षित ठिकाना मान रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो पश्चिम बंगाल में चोरी करने की कोशिश कर रहा है ताकि पश्चिम बंगाल की पुलिस उसके खिलाफ चोरी का केस दर्ज करे। इसके लिए वो कई बार छोटा राजन गैंग की भी मदद ले चुका है। यही वजह है कि खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद यूपी एसटीएफ की टीम उसकी तलाश पश्चिम बंगाल में भी कर रही है। हालांकि दावा किया गया कि गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन ओडिशा के पुरी में मिली, लेकिन वो वहां से भी फरार हो गया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम कई राज्यों में उसकी तलाश में दबिश दे रही है। गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है। वो उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में जो तस्वीरें आई उसमें गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ देखा। कहा जाता है कि वो बम बनाने और इससे हत्या करने में माहिर है। यही वजह है कि अपराध की दुनिया में वो बमबाज के नाम से भी फेमस है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश पुलिस इसलिए भी कर रही है क्योंकि शक है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही शाइस्ता परवीन के फरार होने में मदद की, और उसकी वजह से ही शाइस्ता सरेंडर नहीं कर रही है। उधर लखनऊ में गुड्डू मुस्लिम की धमकी भरी चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी आलमबाग के रहने वाले देवेंद्र तिवारी को मिली। उसकी गाड़ी पर धमकी भरा लेटर लगाया गया। 20 लाख रुपए लेकर प्रयागराज पहुंचने को कहा गया, जिससे वो दहशत में आ गया। बताया गया कि इस लेटर में यूपी एसटीएफ के एडीजी और सीएम योगी का भी नाम है। यही वजह है कि यूपी पुलिस के लिए गुड्डू मुस्लिम सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अतीक की पत्नी शाइस्ता के पकड़े जाने में भी वो अहम कड़ी साबित हो सकता है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।